चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इनकम टैक्स का एरिया देख रहे थे हम लोग, और इनकम टैक्स में हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। पहले टैक्स रिजीम का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद कंपटीशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का फॉर्मेट देखा, उसके बाद चार्जिंग सेक्शन पे आए हम। चार्जिंग सेक्शन में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी। व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज पर्सन, व्हाट इज इनकम एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ईयर। तो इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के बाद हम स्कोप की बात कर रहे थे कि आखिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का स्कोप या आखिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की एक्सटेंट क्या होगी। तो इस हवाले से मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो इनकम के ऊपर टैक्सेबिलिटी है, इनकम के ऊपर चार्जेबिलिटी है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। हमारे पास जो 7 तरह के पर्सन्स, हमने पर्सन्स की डेफिनेशन में कवर किए थे कि हमारे पास टैक्स लॉ में 7 तरह के पर्सन्स हैं। इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब्सिडी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन 7 तरह के पर्सन्स का रेजिडेंशियल क्राइटेरिया डिटरमाइन करना होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना होगा। आइदर वो रेजिडेंट होंगे या फिर वो नॉन रेजिडेंट होंगे। और इसके अलावा हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जितनी भी इनकम है, चाहे वो नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम हो, चाहे वो मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम हो, चाहे वो फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम हो, इन इनकम्स को हमने 2 सोर्सेज में बाइफरकेट करना है, बिटवीन पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड फॉरेन सोर्स इनकम। अब अगर हमारा पर्सन रेजिडेंट पर्सन है, तो रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम दोनों ही इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चार्जेबल टैक्स होगी। और अगर हमारा पर्सन नॉन रेजिडेंट पर्सन है, तो नॉन रेजिडेंट पर्सन की सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम इस लॉ में चार्जेबल टैक्स होगी। याद रहे, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम इस लॉ में एग्जेम्प्ट नहीं है। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्कोप से ही बाहर है। तो इनकम की चार्जेबिलिटी आपके लॉ में किस तरह से है कि अगर एक पर्सन रेजिडेंट पर्सन है, तो रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान सोर्स एज वेल एज फॉरेन सोर्स दोनों इनकम ही टैक्सेबल होंगी। और अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पीएसआई लॉ में चार्जेबल टैक्स होगी। फिर मैंने एक और बात ये भी बताई थी कि अगर हम इनकम टैक्स लॉ में ये कहते हैं कि इनकम नॉन टैक्सेबल है, या इनकम एग्जेम्प्ट है, या इनकम 0% पे टैक्स हो रही है, तो इन तीनों का नेट इफेक्ट तो सेम ही होगा कि तीनों ही केसेस में आपका टैक्स लायबिलिटी कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगी। लेकिन इन तीनों टर्मिनोलॉजीज के दरमियान लीगल डिफरेंस है। अगर कोई चीज नॉन टैक्सेबल है, तो इसका मतलब है कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की स्कोप में ही नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम हो गई। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कैपिटल रिसीट्स हो गई जिसकी लॉ में टैक्सेबिलिटी स्पेसिफाइड नहीं है। तो एक ऐसी कैपिटल रिसीट जिसकी लॉ में टैक्सेबिलिटी स्पेसिफाइड ना हो, या फिर नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि इनकम टैक्स लॉ के तहत चार्जेबल टू टैक्स ही नहीं है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्कोप में ही नहीं है। लेकिन अगर एक चीज लॉ में एग्जेम्प्ट है, तो याद रखिएगा कि एग्जेम्प्ट इज द सेकंड लेवल। कोई चीज लॉ में एग्जेम्प्ट उसी वक्त होगी जब वो लेवल 1 पे टैक्सेबल बनाई गई होगी, लेवल 1 पे वो चार्जेबल टू टैक्स होगी। लॉ में पहले किसी इनकम का चार्जेबल टू टैक्स बनाया गया होगा, फिर उसमें से किसी स्पेसिफिक इनकम को एग्जेम्पशन लॉ मेकर ने प्रोवाइड की होगी। और अगर कुछ इनकम के बारे में आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 0%, यानी कि ये अमाउंट आपकी टोटल इनकम का पार्ट भी बनेगा, टैक्सेबल इनकम का भी पार्ट बनेगा, लेकिन टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन के वक्त इस पे 0% का रेट अप्लाई होगा, तो इफेक्टिवली ये 0% पे चली जाएगी। फिर इस रेजिडेंट की पीएसआई एफएसआई की टैक्सेबिलिटी और नॉन रेजिडेंट की पीएसआई की टैक्सेबिलिटी के हवाले से हमने एक और बात डिस्कस की थी कि ये दोनों टैक्सेबिलिटी होंगी सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, दैट इज टैक्स ट्रीटी। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर एक पर्सन किसी एक कंट्री में रेजिडेंट है, और एक कंट्री में यानी कि पाकिस्तान में रेजिडेंट होने की वजह से पाकिस्तान में उसको पीएसआई भी टैक्स देना है, एफएसआई भी टैक्स देना है, लेकिन वो जो एफएसआई अर्न कर रहा है, हो सकता है कि इस फॉरेन सोर्स इनकम पे वो फॉरेन कंट्री में भी टैक्स पे कर रहा हो। तो यहाँ पे एक ही इनकम डबल जुरिसडिक्शन में, डबल कंट्रीज में टैक्स हो रही है, यानी कि सब्जेक्ट टू डबल टैक्स हो रही है। तो इन डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज आपस में टैक्स ट्रीटी साइन करती है, आपस में एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन साइन करती है। मैंने एक बात ये बताई थी कि ये जो टैक्स ट्रीटी के एग्रीमेंट्स है ना, ये आपकी लोकल लॉ पे एक ओवरराइडिंग अफेक्ट करते हैं। रीजन बीइंग कि ये टैक्स ट्रीटीज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक सोवरेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक लोकल लॉ है। तो टैक्स ट्रीटी का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि टैक्स ट्रीटी के प्रोविजन को हम उस हद तक अप्लाई करते हैं जिस हद तक वो टैक्स पेयर को बेनिफिट प्रोवाइड करे। तो टैक्स ट्रीटीज आपके टैक्स पेयर को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके टैक्स पेयर को ओवरबर्डन नहीं कर सकते हैं। ये कुछ बातें थी जो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस और ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब आज की क्लास का एजेंडा हमारा ये है कि हमने रेजिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया देखना है कि किस तरह से हम 7 तरह के पर्सन्स को बाइफरकेट करेंगे बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। किसी इनकम के ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से फाइंड आउट होंगे,
और कुछ हमारे पास आसान आसान से कॉन्सेप्ट है जो हमने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम डिस्कस तो किए हैं, आज उनको फॉर्मली हम लीगली रीड भी कर लेंगे आपके लॉ के सेक्शन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन की। सर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन में एक तो ये बात आपने कवर की थी कि अगर एक बंदा रेजिडेंट है तो रेजिडेंट की पाकिस्तान में पाकिस्तान सोर्स एज वेल एज फॉरेन सोर्स यानी कि वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होगी, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन दैट इज टैक्स ड्यूटी। और अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स होगी, फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स नहीं होगी, अगेन सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। अब हम बात करते हैं रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन की। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन की, तो रेजिडेंट टैक्सपेयर की डेफिनेशन है कि रेजिडेंट टैक्सपेयर मींस अ टैक्सपेयर हु इज अ रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सपेयर मींस अ टैक्सपेयर हु इज अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। रेजिडेंट पर्सन कौन है, नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन है, उसकी डेफिनेशन, a person shall be a resident person, a person shall be a resident person for the tax year if the person is a resident individual, resident company, resident association of person or the federal government। एक पर्सन रेजिडेंट पर्सन होगा, या तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, या वो रेजिडेंट कंपनी हो, या वो रेजिडेंट ईओपी हो, या फिर वो फेडरल गवर्नमेंट हो। और नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन है द पर्सन शैल बी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर द टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट फॉर टैक्स ईयर। अब अगर आप इन दोनों डेफिनेशंस को देखें, हमारे पास लॉ में टोटल 7 तरह के पर्संस हैं, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन में वो 4 लोगों का नाम ले रहा है। नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन में वो कहता है कि जो रेजिडेंट नहीं है वो नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट की डेफिनेशन में फेडरल गवर्नमेंट को बाय नेम इंक्लूड कर दिया, रेजिडेंट की डेफिनेशन में फेडरल गवर्नमेंट को बाय नेम इंक्लूड कर दिया, यानी कि रेजिडेंट पर्सन यानी कि फेडरल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट ही होगा, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट ही होगा। और 7 पर्संस में से जो 3 पर्संस थे, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों का ही नाम रेजिडेंट की डेफिनेशन से उड़ा दिया, यानी कि ये तीनों हमेशा ही नॉन रेजिडेंट होंगे। तो अगर मेरे पास टोटल 7 तरह के पर्सन है तो 7 तरह के पर्सन के बारे में से 4 के हवाले से तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी अ रेजिडेंट पर्सन, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सबडिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दीज 3 आर ऑलवेज नॉन रेजिडेंट पर्सन। और इंडिविजुअल और ईओपी और कंपनी के केस में या तो ये रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे, या तो ये रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट बन रहे होंगे। तो टोटल अगर मेरे पास 7 पर्सन है तो 7 पर्सन में से फेडरल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट पर्सन, क्योंकि इसे बाय नेम रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन में शामिल करती है। 7 में से आखिरी के 3, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 हमेशा ही नॉन रेजिडेंट, क्योंकि इनको रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन में नहीं कवर नहीं किया। और इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी का रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का क्राइटेरिया लॉ में स्पेसिफाइड है। पहले बात करते हैं हम इंडिविजुअल की। सर इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल किस वक्त एक इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल बनेगा? करंटली आपके पास लॉ में 2 क्राइटेरिया है, दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी मीट होता है तो आपका इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। लेकिन जो फाइनेंस बिल 2022 प्रपोज हुआ है उसमें एक तीसरा क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंटेशन में नहीं लिखा क्योंकि वो अभी फाइनेंस एक्ट का पार्ट नहीं बना। लेकिन अगर वो प्रपोजल एज इट इज अप्रूव्ड हो जाती है तो फिर 3 तरह के इंडिविजुअल्स होंगे जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन में कवर होंगे। कहता है a individual shall be a resident individual for the tax year if the individual is present in Pakistan for a period or periods of 180 days or more in aggregate in the tax year। अगर एक इंडिविजुअल एक टैक्स ईयर में पाकिस्तान में फिजिकली 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद है तो वो इंडिविजुअल उस टैक्स ईयर के लिए रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। अगर एक इंडिविजुअल पाकिस्तान में फिजिकली एक टैक्स ईयर में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद है तो वो इंडिविजुअल इस साल के लिए पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट। यानी कि ये जो रेजिडेंट का क्राइटेरिया है ना, ये कोई परमानेंट स्टेटस नहीं है, ये हर साल चेंज हो रहा होगा। अगर मैं एक साल रेजिडेंट हूं तो जरूरी नहीं कि मैं दूसरे साल भी रेजिडेंट हो सकता है, मैं दूसरे साल नॉन रेजिडेंट बन जाऊं एंड वाइस वर्सा। तो अगर एक टैक्स ईयर में मेरी पाकिस्तान में फिजिकल प्रेजेंस 183 डेज या उससे ज्यादा है तो मैं उस साल के लिए रेजिडेंट बन जाऊंगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ the individual is the employee or official of federal government or provincial government that is posted abroad in a tax year।
अगर कोई बंदा फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, अगर कोई बंदा फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ऑफिशियल है और वो पाकिस्तान से बाहर पोस्ट किया गया, ये पॉइंट बेसिकली उन लोगों के लिए है कि जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान एम्बेसीज में गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट होते हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिफरेंट मुल्कों में पाकिस्तानी एम्बेसीज में जो यहाँ से लोग भेजती हैं, वो फिजिकली पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि वो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है जिनको पाकिस्तान से बाहर पोस्ट किया गया है, तो इस पॉइंट के तहत वो सारे लोग आपके रेजिडेंट बन रहे होंगे। तो ये दो क्राइटेरिया तो ऐसे हैं जो कि आज की तारीख में लॉ में मौजूद है, लॉ में इफेक्टिव है। फाइनेंस बिल में इन्होंने एक और क्राइटेरिया प्रपोज किया है कि अगर एक इंडिविजुअल किसी और मुल्क का रेजिडेंट नहीं, सॉरी, अगर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान CNIC होल्डर, पाकिस्तानी नेशनल किसी और मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, तो फिर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट बन रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी दुबई में जॉब लग जाती है और दुबई में कोई रेजिडेंट का क्राइटेरिया ही नहीं है क्योंकि दुबई में इनकम टैक्स लॉ नहीं है, तो अगर आप कहीं और रेजिडेंट नहीं हो तो फिर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। और रेजिडेंट बनना सिर्फ लफ्जी या लीगली तौर पे नहीं, रेजिडेंट बनने का मतलब है आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम पाकिस्तान में चार्जेबल टैक्स होगी। तो इसकी रिपरकशंस आने वाले वक्तों में आएगी कि अगर एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाती है तो दो फॉर द टाइम भी हमारी लॉ का पार्ट है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रेजेंस, ऑन द बेसिस ऑफ जॉब। अगर एक बंदा फिजिकली पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद है तो वो रेजिडेंट, या फिर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो कि पाकिस्तान से बाहर पोस्टेड है वो बंदा रेजिडेंट। इस रेजिडेंट इंडिविजुअल का अगर हम क्राइटेरिया देखें तो रेजिडेंट इंडिविजुअल के क्राइटेरिया का कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के डोमिसाइल या नेशनैलिटी से। ये ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रेजेंस या जॉब डिस्क्रिप्शन। इट हैज नथिंग टू डू विद द डोमिसाइल, इट हैज नथिंग टू डू विद द पाकिस्तानी पासपोर्ट, इट हैज नथिंग टू डू विद द पाकिस्तानी CNIC कार्ड। यानी कि अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर भी पाकिस्तान में 183 डेज मौजूद ना हो तो फिर वो नॉन रेजिडेंट बन सकता है। और एक फॉरेनर जो कि पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है वो पाकिस्तान में 183 डेज होता है तो फिर वो रेजिडेंट बन जाएगा। तो यही बात मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख दी है। फॉर टैक्स पर्पस, residential status of the individual has no relationship with the nationality or domicile. It is based on the physical presence in Pakistan. Thus, the foreigner can also be a resident individual for a tax year for tax purpose, whereas a Pakistani national may also become a non-resident for tax purpose. तो आपके डोमिसाइल का, आपकी नेशनलिटी का, रेजिडेंशियल स्टेटस से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानी CNIC होल्डर कैन आल्सो बिकम नॉन रेजिडेंट एंड अ फॉरेनर कैन आल्सो बिकम रेजिडेंट। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिएगा। सर किसी ने सवाल पूछा कि हमने जो 7 तरह के पर्सन्स की डेफिनेशन या पर्सन्स के सिर्फ नाम देखे, इंडिविजुअल, AOP, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सबडिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पर्सन्स की डेफिनेशन में हमारे पास लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं आ रहे। तो क्या लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉ के तहत कंपनी ही नहीं, लॉ के तहत पर्सन्स ही नहीं है? और अगर वो लॉ के तहत पर्सन्स ही नहीं है तो उनकी इनकम पे कोई टैक्स इम्प्लीकेशन भी नहीं आ रही होगी? द आंसर इज नो। आपके पास टैक्स लॉ में जो पर्सन्स का कॉन्सेप्ट है, तो पर्सन्स के कॉन्सेप्ट में हमारे पास 7 तरह के पर्सन्स हैं। पर्सन्स के कॉन्सेप्ट में हमारे पास 7 तरह के पर्सन्स हैं। इसमें फेडरल गवर्नमेंट को लॉ मेकर ने एक सेपरेट टैक्स पर्सन बनाया और एक और पर्सन आ रहा है कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन में अगर आप जाएंगे तो कंपनी की डेफिनेशन में आ रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान भी टैक्स पर्सन्स हैं, लेकिन वो आपके इनकम टैक्स लॉ में एज अ कंपनी असेस हो रहे होंगे। और इनकी भी सिर्फ सवाल पूछा तो इस वजह से कर रहा हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम के ऊपर 100% एग्जेम्पशन नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर अपने सूबे में इनकम कमा रही है तो वो एग्जेम्प्ट है, अगर अपने सूबे से बियॉन्ड जाके इनकम कमा रही है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। यानी कि अगर सिंध गवर्नमेंट सिंध में कोई बिजनेस करके इनकम कमा रही है तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर सिंध गवर्नमेंट पंजाब में कोई बिजनेस करके इनकम कमाएगी तो उस पर इनको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जी आगे बढ़ते हैं सर। इसी तरह रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में जो हमारे पास फॉर द टाइम भी इनेक्टेड लॉ में जो रेजिडेंशियल का क्राइटेरिया है वो है, एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रेजेंस एंड नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। इससे रिलेटेड हमारे पास इनकम टैक्स का एक रूल है जो कि ये बताता है कि नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट इन पाकिस्तान कैसे काउंट किए जाएंगे। कि आपके पास जो पहले क्राइटेरिया में रेजिडेंट इंडिविजुअल का क्राइटेरिया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान, तो उसके बारे में कह रहा है कि किस तरह से हम नंबर ऑफ डेज काउंट कर रहे होंगे। इससे रिलेटेड हमारे पास इनकम टैक्स का एक रूल है, दैट इज इनकम टैक्स रूल्स
2 का रूल नंबर 14 कहता है, इन कंप्यूटिंग प्रेजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉलोइंग डेज आर काउंटेड एज होल डे. A part of the day the individual is present in Pakistan including the date of arrival or the date of departure in Pakistan. अगर आपने पाकिस्तान में आधा दिन गुजारा, पार्ट ऑफ द डे गुजारा, डेट ऑफ अराइवल या डेट ऑफ डिपार्चर होने की वजह से, तो वो दिन फुल डे काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंस इन पाकिस्तान. A public holiday, a day of leave including sick leave, a day that individual activities in Pakistan is interrupted because of strike, lockout or delay in supplies or receipts. A holiday spent by the individual in Pakistan before, during and after any activity in Pakistan. तो रेजिडेंशियल स्टेटस में फिजिकल प्रेजेंट काउंट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी पाकिस्तान में प्रेजेंस फॉर जनरेशन ऑफ इनकम ही हो. अगर आप हनीमून पे पाकिस्तान में आ रहे हो या पाकिस्तान आने के बाद लॉकआउट या स्ट्राइक हो जाती है या मार्शल लॉ लग जाता है या ऐसी कोई सिचुएशन, कर्फ्यू लग जाता है, तो जितने दिन आप पाकिस्तान में रहोगे वो सारे दिन फुल डे काउंट किए जा रहे होंगे. और जब कोविड में 2020 में जो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, एयर ट्रैवल वगैरह पे पाबंदियाँ लगी थी, तो पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में ये मसला हुआ था कि बहुत सारे लोग जो ट्रैवलिंग्स वगैरह को इस तरह से मैनेज करते थे कि किसी जगह पे रेजिडेंट ना हो, वो ज़बरदस्ती फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से जो है ना बहुत सारे मुल्कों के इस तरह से रेजिडेंट बन गए थे. एनीवे, तो कहता है कि ये सारे दिन आपके फुल डे काउंट किए जाएंगे. कौन कौन से? सर, डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर जो आपने पाकिस्तान में स्पेंड किया, ये फुल डे काउंट होगा. पब्लिक हॉलीडे, day of leave including sick leave, day that individual activity in Pakistan is interrupted because of strike, lockout or delayed receipt of supplies, or a holiday spent by the individual in Pakistan before, during or after any activity in Pakistan. Point number 2 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, a day or part of the day, a day or part of the day where an individual is in Pakistan solely by the reason of being in transit between two different places outside Pakistan does not count as a day present in Pakistan. A day or part of the day where an individual is in Pakistan solely by the reason of being in transit between two different places outside Pakistan does not count as a day present in Pakistan. अगर एक दिन या एक दिन से कम आप पाकिस्तान में गुजारते हो ड्यू टू रीजन कि आप इन ट्रांजिट हो, फॉर एग्जांपल कि आप इंडिया से अफगानिस्तान ट्रैवल कर रहे हो और आपकी इस्लामाबाद में या कराची में कनेक्टिंग फ्लाइट या आप ट्रेन के थ्रू गुजर रहे हो, तो अगर आप पाकिस्तान में एक दिन या पार्ट ऑफ द डे गुजारते हो ड्यू टू द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, तो ये काउंट नहीं किया जाएगा. लेकिन इसमें टेक्निकल बात क्या है कि देखें, फॉर एग्जांपल कि एक बंदा इंडिया से अफगानिस्तान ट्रैवल कर रहा है और इसकी कनेक्टिंग फ्लाइट है लेट्स से इस्लामाबाद में. एक बंदा इंडिया से अफगानिस्तान ट्रैवल कर रहा है और उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट है इस्लामाबाद में. अब फॉर एग्जांपल के आज क्या तारीख है, वो कनेक्टिंग फ्लाइट में 28 जून 2022 पाकिस्तान में लैंड करता है, फॉर एग्जांपल शाम में 5 बजे, और दोबारा से फ्लाई कर जाता है लेट्स से रात के 10 बजे. एक बंदा जो कि इंडिया से अफगानिस्तान या अफगानिस्तान से इंडिया जा रहा है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट है 28 जून को, पाकिस्तान में वो लैंड करता है 5 बजे और पाकिस्तान से दोबारा 10 बजे फ्लाई कर जाता है, तो ये कितने दिन काउंट किए जाएंगे? सर ये 0 डेज काउंट किए जाएंगे, ये तो ऑब्वियस है. सर व्हाट इफ कि यही बंदा 28 जून 2022 को पाकिस्तान में लैंड कर रहा है रात के 11 बजे और अगली तारीख 29 जून 2022 पे रात के 1 बजे दोबारा फ्लाई कर. टोटलिटी में तो वो पाकिस्तान में कितना रहा है? सिर्फ 2 घंटे. रात के 11 बजे पाकिस्तान में लैंड किया और 2 घंटे बाद पाकिस्तान से चला गया. अब ये कितने नंबर ऑफ डेज होंगे? 0, 1 या 2?
सर ये 2 दिन बन जाएंगे, क्योंकि जिस 28 तारीख को आए ये आपका डेट ऑफ अराइवल हो गया और अब 29 तारीख को गए तो ये डेट ऑफ डिपार्चर हो गया, तो अब ये 2 दिन काउंट किए जाएंगे। बीन इन ट्रांजिट डे काउंट कब नहीं होगा? जब आप एक दिन या दिन का कुछ अरसा पाकिस्तान में गुजारे ड्यू टू द ट्रांजिट। लेकिन अगर आप एक दिन से ज्यादा का अरसा पाकिस्तान में गुजार रहे हो, ऑल्दो कि इन टोटलिटी 2 आवर्स ही है, लेकिन हमारी डेट ही चेंज हो गई ना, तो अब 28 तारीख हमारी डेट ऑफ अराइवल इन पाकिस्तान बन गई जो कि फुल डे काउंट की जाएगी, और 29 तारीख हमारी डेट ऑफ डिपार्चर बन गई जो कि फुल डे काउंट हो जाएगी, तो अभी हमारे पास 2 दिन बन जाएंगे। तो ये वाली बात कॉपी करें, आगे बढ़ते हैं सर। सर तो ये हमारे पास रेजिडेंशियल इंडिविजुअल का क्राइटेरिया था। रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के क्राइटेरिया में 2 बातें थी कि अगर एक बंदा पाकिस्तान में प्रेजेंट है 183 डेज या उससे ज्यादा ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर तो वो उस साल के लिए रेजिडेंट बन जाएगा, या फिर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो जो कि पाकिस्तान से बाहर पोस्टेड ना हो, सॉरी जो कि पाकिस्तान से बाहर पोस्टेड हो, तो ये आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया है रेजिडेंट कंपनी का, एक कंपनी किस वक्त रेजिडेंट बन रही होगी। तो रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन में 3 में से कोई एक बात, रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन में 3 बातें हैं और 3 में से कोई एक बात भी पूरी होती है तो वो कंपनी आपकी रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। अ कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी फॉर अ टैक्स ईयर इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। अगर एक कंपनी पाकिस्तान के लोकल लॉज के तहत बनाई गई है, अगर एक कंपनी पाकिस्तान के एप्लीकेबल लॉज के तहत बनाई गई है, फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट 2017 के तहत बनाई गई, या कोई और पाकिस्तान में कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड कानून है, ट्रस्ट एक्ट हो गया, कोई और कानून हो गया, इसके तहत बनाई गई है, तो फिर वो पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही हो या पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट हो रही हो, फिर वो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हो, पाकिस्तान से बाहर बिजनेस कर रही हो, अगर पाकिस्तान के लोकल लॉज के तहत कंपनी बनाई गई है तो ये कंपनी तो हमेशा ही रेजिडेंट कंपनी होगी। दूसरा, control and management of affairs of the company is situated wholly in Pakistan at any time in the tax year। अगर एक कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, अगर एक कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली एट एनी टाइम पाकिस्तान में लोकेटेड है, तो सर ये कंपनी उस साल के लिए रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। अब यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। सर क्या मतलब है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स? ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स का टर्म, ये टर्मिनोलॉजी आपके इनकम टैक्स लॉज में डिफाइंड नहीं है कि व्हाट डज एक्चुअली मीन बाय कंट्रोल एंड अफेयर्स, लेकिन इसके ऊपर सेवरल केस लॉज हैं जिसके ऊपर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन की गई है, और मैंने कुछ समरी टाइप आपके सामने वर्डिंग लिखी है कि हाउ टू एस्टैब्लिश द कंट्रोल एंड अफेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। तो इसमें हमारे पास पॉइंट नंबर 1 आ रहा है कि where real or principal business of the company is carried out, where board of meetings BOD meetings are held, और where executive यानी कि working directors are placed। तो जहाँ पे कंपनी का बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, जहाँ पे कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस रन हो रहा है, प्रिंसिपल बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है। या फिर जहाँ पे आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट होती है, ये आपकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है। या फिर जहाँ पे आपके वर्किंग डायरेक्टर्स वगैरह काम करते हैं, ये आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स कंसिडर किया जा रहा होगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये होता है कि अगर कंपनी पाकिस्तान के लोकल लॉज के तहत इनकॉर्पोरेटेड है तो फिर वो पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही है, पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट हो रही है, पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है, पाकिस्तान से बाहर बिजनेस कर रही है। अगर लोकल लॉज के तहत बनाई गई है तो ये तो हमेशा ही रेजिडेंट है। और अगर कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली एट एनी टाइम पाकिस्तान में लोकेटेड है, होली एट एनी टाइम पाकिस्तान में लोकेटेड है, तो सर ये कंपनी उस साल के लिए रेजिडेंट बन जाएगी। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में हमने देखा कि जहाँ पे आपका बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, जहाँ पे आपकी डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हो रही है, या जहाँ पे आपके वर्किंग डायरेक्टर्स वगैरह रहते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है होली का। होली या पार्शियली या का लफ्ज भी इनकम टैक्स लॉ में डिफाइन नहीं किया गया, इसे भी केस लॉस में मल्टीपल टाइम डिफाइन किया गया, और होली का मतलब होगा हमारे पास मोर देन 50%। होली का मतलब ये नहीं कि 100%, होली का मतलब है मोर देन 50%। तो मोर देन 50% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स किसी जगह किसी टाइम पे पाकिस्तान में आ जाता है तो वो कंपनी रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल की कंपनी की पूरे साल में 10 BOD की मीटिंग्स हुई और एक मीटिंग पाकिस्तान में हो गई तो फिर ये रेजिडेंट कंपनी। अगर एक कंपनी की 10 मीटिंग्स BOD मीटिंग्स हुई, टोटल एक मीटिंग पाकिस्तान में हुई, तो एक BOD मीटिंग
एट एनी टाइम पाकिस्तान में हो गई, अब ये रेजिडेंट कंपनी बन गई। फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी के 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक कंपनी के 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 10 में से 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाकिस्तान में रहते, तो फिर ये रेजिडेंट होगी? नहीं सर, ये फिर इस पॉइंट नंबर 2 के तहत रेजिडेंट। हाँ, अगर 10 में से 6 डायरेक्टर पाकिस्तान में रहते हैं, 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से 6 डायरेक्टर पाकिस्तान में रहते हैं, तो फिर होली वाला क्राइटेरिया मीट हो गया एट एनी टाइम, तो फिर ये कंपनी रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। जी देखो, अगर एक कंपनी की पूरे साल में 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग और उन 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में से एक मीटिंग पाकिस्तान में हो, तो एक मीटिंग का पाकिस्तान में होने का मतलब है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स एट एनी टाइम एक दफा पाकिस्तान में आ गया, अभी रेजिडेंट में। ठीक है। और तीसरा क्राइटेरिया हमारे पास, इट इज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। इट इज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। अब जैसे कि आप लोग ने टैक्स की पर्संस की स्ट्रक्चरिंग किस तरह से देखी थी कि हमारी कंट्री में टोटल 3 तरह की गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल। लॉ मेकर ने फेडरल गवर्नमेंट को एक सेपरेट टैक्स पर्सन बनाया था और फेडरल गवर्नमेंट को रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन में डाला था, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट एक सेपरेट टैक्स पर्सन है और हमेशा ही रेजिडेंट पर्सन होता है। लेकिन लॉ मेकर ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को सेपरेट टैक्स पर्सन नहीं बनाया था, बल्कि कंपनी की डेफिनेशन में डाला था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट एक कंपनी कंसिडर होगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और फेडरल और प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन में डाल दिया, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इज ऑलवेज अ रेजिडेंट कंपनी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में डाला और फिर रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन में डाल दिया, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट हमेशा ही रेजिडेंट कंपनी कंसीडर किए जाएंगे। तो कंपनी के केस में अगर इन 3 में से कोई एक बात भी पूरी होती है, नंबर 1 या तो लोकल लॉज के तहत बनाई गई हो, नंबर 2 कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली एट एनी टाइम पाकिस्तान में लोकेटेड हो, एंड नंबर 3 प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, इन तीनों में से कोई एक बात भी पूरी होगी तो आपकी कंपनी रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। कुछ ऑनलाइन वालों के सवाल देख लेते हैं। किसी ने सवाल पूछा है कि सर अगर 50% प्लस वर्किंग डायरेक्टर्स पाकिस्तान टूर पर आ गए तो वो कंपनी भी रेजिडेंट बन जाएगी? अगर लेट्स से कि एक यूएस की कंपनी है और उसके डायरेक्टर्स पाकिस्तान टूर करने आ जाते हैं, तो क्या वो यूएस की कंपनी रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी? नहीं सर, वो पाकिस्तान में कंपनी की घूमने के लिए आ रहे हैं, कंपनी की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स थोड़ी ला रहे हैं। अगर एक यूएस की कंपनी और उसके 10 डायरेक्टर्स और वो पाकिस्तान में टूर पे आ रहे हैं, तो वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स पाकिस्तान लेकर थोड़ी आ रहे हैं, वो तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में टूर पे आ रहे हैं, तो वो कंपनी ऑब्वियसली रेजिडेंट कंपनी नहीं बनेगी। फिर किसी और ने सवाल पूछा है, इफ मोर देन 50% ऑफ द डायरेक्टर किसी इवेंट के लिए पाकिस्तान में ओनली फॉर 1 डे और लेस, तब भी वो रेजिडेंट होगी? ये सवाल अच्छा है, सवाल सुनिएगा। सर इफ मोर देन 50% ऑफ द डायरेक्टर किसी इवेंट के लिए पाकिस्तान ओनली फॉर 1 डे, तो भी रेजिडेंट होगी। अगर तो वो इवेंट बिजनेस का है तो फिर बिल्कुल वो रेजिडेंट में जाएगी। अगर तो 50% या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स पाकिस्तान में बिजनेस की किसी ट्रांजेक्शन के लिए आ जाते हैं किसी एक वक्त भी, तो फिर वो आपकी क्या कहते हैं रेजिडेंट बन जाएगी उस साल के लिए। लेकिन अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि घूमने फिरने आ रहा है, तो फिर ऑब्वियसली कि वो रेजिडेंट नहीं बनेगी, फिर बन जाएगी। सर सब डायरेक्टर्स के नंबर देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मौजूद है वो या नहीं, तो उनका रेजिडेंट स्टेटस देखेंगे? नहीं अब्दुल अनान, आपने डायरेक्टर्स का रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं देखना, आपने डायरेक्टर्स की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बेसिस पे पाकिस्तान में उस कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है। सर होली वाली बात दोबारा से रिपीट करते हैं। देखें, मैं दोबारा से पॉइंट नंबर 2 पे रिपीट कर रहा हूँ एक चीज। पॉइंट नंबर 2 में यह है कि द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली। ये होली वाली बात एक है, इन पाकिस्तान एट एनी टाइम, कि किसी भी एक वक्त में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली अगर पाकिस्तान में आ जाता तो वो कंपनी रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। अब मैंने एग्जांपल क्या दी कि सर फॉर एग्जांपल एक यूएस कंपनी है, इसकी 10 बीओडी मीटिंग्स हुई और 10 में से एक बीओडी मीटिंग पाकिस्तान में हो गई। एक यूएस की कंपनी है जो कि यूएस के लॉस के तहत बनी है, पूरे साल में 10 मीटिंग्स हुई और 10 में से एक मीटिंग पाकिस्तान में हो गई,
तो हो सकता है कि आप यूं सोच रहे हो कि सर 10 में से एक मीटिंग पाकिस्तान में हुई तो यानी कि 10%। नहीं सर, बीओटी मीटिंग रिप्रेजेंट्स 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर बीओटी मीटिंग एक भी पाकिस्तान में हो रही है तो वो 100% कंट्रोल मैनेजमेंट पाकिस्तान में आ गई, और एट एनी टाइम एक मीटिंग पाकिस्तान में हो गई तो अब ये कंपनी रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। अच्छा, फिर मैंने एक और एग्जांपल क्या दी, मैंने कहा एक यूएस की कंपनी है, इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 10 लोग हैं। केस 1, सर 4 पाकिस्तान में रहते हैं, 6 आउटसाइड पाकिस्तान। अब 4 अगर पाकिस्तान में भी हैं तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स पाकिस्तान में तो होली कभी भी नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो 40% है खाली। तो ये क्या होगा सर, ये नॉन रेजिडेंट कंपनी होगी। लेकिन अगर 6 पाकिस्तान में और 4 आउटसाइड पाकिस्तान है, तो अब 6 लोग पाकिस्तान में है, यानी कि होली वाला क्राइटेरिया मीट हो गया, एट एनी टाइम हो जाते हैं, तो फिर ये रेजिडेंट कंपनी बन जाएंगे। तो आपको होली को अलग देखना है, एट एनी टाइम को अलग देखना है। होली कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए और एट एनी टाइम पाकिस्तान में पूरे साल में किसी भी एक वक्त। आगे बढ़ते हैं सर, लास्ट हमारे पास रेजिडेंट ईओपी की डेफिनेशन है, आसान सी डेफिनेशन है। कहता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स of the association is situated wholly or partly in Pakistan at any time in the tax sorry, एक यूपी के लिए रेजिडेंट यूपी का क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है कि रेजिडेंट यूपी उस वक्त बनेगी जब उस यूपी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, जब उस यूपी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स या तो होली या पार्टली, या तो होली या पार्टली। कंपनी के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ था सर, कंपनी के लिए सिर्फ होली का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। या तो होली या पार्टली पाकिस्तान में आ जाए किसी भी एक वक्त। अब यहाँ पे भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स की मोरलेस उसी तरह की डेफिनेशन है कि जहाँ पे एओपी का बिजनेस कंडक्ट होता हो या जहाँ पे एओपी के वर्किंग पार्टनर्स हो, उसकी बेसिस पे हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स एस्टैब्लिश कर रहे होंगे। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया टू एस्टैब्लिश द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एओपी? वेयर रियल और प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एओपी इज कैरिड आउट और वेयर वर्किंग पार्टनर्स आर प्लेस्ड। अब यहाँ पे होली और पार्टली है, यानी कि अगर लेट से कि एओपी के 10 पार्टनर्स हैं और 10 में से 2 पार्टनर्स या एक पार्टनर भी पाकिस्तान में, तो फिर वो उस साल के लिए रेजिडेंट एओपी बन जाएगी। अगर एक एओपी के 10 पार्टनर्स हैं, वर्किंग पार्टनर्स हैं, और 10 में से एक वर्किंग पार्टनर भी पाकिस्तान में, तो फिर पार्टली यहाँ पे आ गया कंट्रोल मैनेजमेंट। अब वो एओपी पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से लीगली रेजिडेंट एओपी बन जाएगी। तो हमने नेक्स्ट पेज पे ये सारी बातें समराइज करने की कोशिश की है। हमारे पास टोटल 7 तरह के पर्सन थे, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन 7 पर्सन में से जो फेडरल गवर्नमेंट था, फेडरल गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी अ रेजिडेंट। जो आखिरी के 3 थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब्डिविजन ऑफ प्रोविंशियल फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमेशा ही रेजिडेंट होंगे। और इंडिविजुअल एओपी कंपनी रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है। इंडिविजुअल के लिए फॉर द टाइम भी रेजिडेंट के 2 क्राइटेरियाज हैं, अगर पाकिस्तान में फिजिकल प्रेजेंस 183 डेज या उससे ज्यादा, या फिर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो पाकिस्तान से बाहर पहुंचेगा। ईओपी के लिए एक क्राइटेरिया है, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली या पार्टली एट एनी टाइम पाकिस्तान में हो तो वो ईओपी रेजिडेंट। और कंपनी के लिए भी 3 क्राइटेरिया, नंबर 1 या तो वो लोकली इनकॉर्पोरेटेड हो, या फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली एट एनी टाइम पाकिस्तान में लोकेटेड हो, या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। तो ये हमारे पास एक आसान सा कॉन्सेप्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस के हवाले से, जो हमने ऑलरेडी कैफ लेवल पे भी पढ़ा था। यहाँ पे हमने सिर्फ इसको रिवाइज किया। इस रेजिडेंशियल स्टेटस के हवाले से हमारे पास कुछ आईकेएफ के पास पेपर्स वगैरह भी हैं, तो उनको भी हम कवर कर लेते हैं। हमारे पास 2 सवाल लिखे मैंने, एक सवाल कैफ के पास पेपर, कैफ के लेवल के पास पेपर का है, और एक आपके सीए फाइनल का ही है, विंटर 2010 के अटेम्प्ट का 6 मार्क का सवाल है। रीड करता हूँ और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। कहता है विंटर 2010 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5, 6 मार्क के वेटेज है। In view of the provision of Income Tax Ordinance 2001 and stated rules, determine the residential status of the following person for the tax year 2008 under the given circumstances.
अब टैक्स ईयर 2008 के बारे में आपको बताना है इन 4 सिचुएशंस में। पॉइंट नंबर 1, मिस्टर मुबीन came to Pakistan for the first time on a special assignment from his company on 1st April 2008 and left the country on 30 September 2008। सर पहले तो ये देख लें कि टैक्स ईयर 2008 का मतलब क्या है। अगर हम नॉर्मल टैक्स ईयर 2008 की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल टैक्स ईयर 2008 का मतलब है 1 जुलाई 2007 से लेकर 30 जून 2007 तक, ठीक है, सॉरी 2008 तक। अब मिस्टर मुबीन पाकिस्तान में पहली बार आया एक स्पेशल असाइनमेंट पे 1 अप्रैल पे और 30 सितंबर पे वो पाकिस्तान से चला जाएगा। तो अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो टैक्स ईयर 2009 में फॉल करता है। तो ये बनता है हमारे पास 91 डेज। तो ये बंदा कौन हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मिस्टर राणा who had never traveled abroad in his life got a job in Canada. He went to Canada on 29 December 2007 to assume his responsibility in as CFO. In June 2008, his company has sent him to India on training of workshop. On 30 June 2008, on his way back to Canada, he had to stay in Karachi for a whole day in transit. मिस्टर राणा आज से पहले कभी पाकिस्तान से बाहर गया नहीं है, पहली बार उसकी कनाडा में जॉब लग गई और 29 दिसंबर को वो कनाडा चला गया। 30 जून 2008 एक दिन वो इंडिया ट्रेनिंग करवाने आया था इंडिया में और वापसी कनाडा जा रहा था। तो 30 जून 2008 का एक दिन उसको पाकिस्तान में रुकना पड़ा ड्यू टू बीइंग इन ट्रांजिट। तो अब अगेन नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट करेंगे? अब देखिए ये हमेशा से पाकिस्तान में था, 29 तारीख को पाकिस्तान से गया है, यानी कि जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन और दिसंबर के कितने दिन लेंगे? 28 से 29। फिर 29 तारीख को ये पाकिस्तान से चला गया, फिर पाकिस्तान से बाहर ही रहा, फिर एक दिन के लिए वापस आया पाकिस्तान ड्यू टू द बीइंग इन ट्रांजिट। क्या वो डे काउंट होगा? नो सर, वो काउंट नहीं होगा। तो हमारे पास ये देखो कितना बन रहा है सर, 182 डेज बन रहा है। तो ये बंदा नॉन रेजिडेंट है। पॉइंट नंबर 3, मिस्टर बाबर, a federal government employee, was posted to Pakistan mission in Geneva from 1 जुलाई 2007 to 30 जून 2007। इवन दो कि ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, ये फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है जो कि पाकिस्तान से बाहर पोस्टेड है। तो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन की वजह से ये बंदा रेजिडेंट बन जाएगा। ऐसा ही है। पॉइंट नंबर 4, मिस्टर फ्रांसिस, a sugar dealer in Brazil, came to Pakistan on 31 July 2007। During his visit, he stayed at Lahore for 60 days and spent the rest of the days in Karachi. He left the country on 31 January 2008। Assume that the commissioner has granted him permission to use calendar year as special tax year। अब ये बंदा नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो नहीं कर रहा है, इस बंदे का कैलेंडर ईयर स्पेशल टैक्स ईयर है। कहता है कि कोई बंदा है मिस्टर फ्रांसिस, शुगर डीलर है, 31 जुलाई को पाकिस्तान आया है, फिर 60 दिन लाहौर में रहा, बाकी दिन कराची में रहा और 31 जनवरी 2061 में पाकिस्तान से चला गया। कमिश्नर ने उसे कैलेंडर ईयर स्पेशल टैक्स ईयर ग्रांट किया हुआ है। अब आपसे सवाल में पूछा गया कि आपको बताना है टैक्स ईयर 2008 के लिए, सही है। तो अगर कैलेंडर ईयर है और स्पेशल टैक्स ईयर 2008 है तो ये कब शुरू होगा, कब खत्म होगा? 1 जनवरी। जबरदस्त। 1 जनवरी कब? अगर स्पेशल टैक्स ईयर 2008 है तो 1 जनवरी 2007 होना चाहिए, 1 जनवरी 2008 होना चाहिए। सर ये 1 जनवरी X7 से 31 दिसंबर X7 की बात हो रही है, क्योंकि अगर 31 दिसंबर 2007 है तो ही तो स्पेशल टैक्स ईयर 2008 होगा। हमने लास्ट क्लास में टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट में डिनोशन देखी थी कि अगर आपका ईयर एंड 1 जनवरी से 30 जून के दरमियान हो तो सेम कैलेंडर ईयर, और अगर आपका ईयर एंड 1 जुलाई से 31 दिसंबर के दरमियान हो तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर।
तो 31 दिसंबर 2007 होगा तभी वो स्पेशल टैक्स ईयर 2007 बनेगा। यानी कि हमारे लिए स्पेशल टैक्स ईयर 1 जनवरी 2007 से लेकर 31 दिसंबर 2007 स्पेशल टैक्स ईयर 2007 बनेगा। अभी आया कब है? 31 जुलाई को, और जा कब रहा है? 31 जनवरी 2007 को। सर 60 दिन कराची में रहा, बाकी 60 दिन लाहौर में रहा, बाकी दिन कराची में रहा, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान में आके कहाँ घूम रहा है। तो हमारे पास जुलाई का एक दिन, जुलाई का एक दिन होगा ना, क्योंकि 31 जुलाई को पाकिस्तान रह रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सर जनवरी में भी यहाँ पे, लेकिन वो अगला साल बन जाएगा। स्पेशल टैक्स ईयर 2061 में जनवरी 2061 का मंथ काउंट नहीं होगा। तो ये कितना बन रहा है? 154, यानी कि ये बंदा भी क्या ही समझ आता है? मैं कुछ अपने पास आंसर वगैरह कॉपी कर लें, क्योंकि आपको बुक तो मिल ही जाएगी ना आज नहीं तो कल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड द स्टेटेड रूल्स ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर 2008 अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस। On 1st February 2008, Mr. Samin was sent to Pakistan by his UK-based company to work on a special project. He left Pakistan on 23 अगस्त 2001। अब अगर हम टैक्स ईयर 2001 की बात करें दोबारा से, तो नॉर्मल टैक्स ईयर 2001 का मतलब है 1 जुलाई 2007 से लेकर 30 जून 2008 तक। 1 फेब 2001 में पाकिस्तान आया ये बंदा, और 23 अगस्त 2001 से पाकिस्तान जा रहा है। तो फरवरी के 28 दिन, मार्च, अप्रैल, मई और जून। इवन दो कि जुलाई और 23 अगस्त तक पाकिस्तान में, लेकिन वो टैक्स ईयर 2009 बन जाएगा। तो ये कितने बन रहा है? 150। ये बंदा नॉन रेजिडेंट। Point number 2, Mr. Salman, a property dealer in US, came to Pakistan on 1st Feb 2007. During his stay up to 3 August 2001 in Pakistan, he remained in Peshawar up to 3 June 2001 and thereafter till his departure from Pakistan in Quetta. Assume that Commission has granted him permission to use calendar special tax year. Again, special tax year का केस है, और अगर हम स्पेशल टैक्स ईयर 2001 की बात कर रहे हैं कैलेंडर ईयर, तो इसका मतलब है 1 जनवरी 2007 से लेकर 31 दिसंबर 2007 तक। अब पाकिस्तान में आने के बाद ये कोयटा में रुके, पेशावर में रुके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 फेब पे पाकिस्तान आया है और 3 अगस्त तक पाकिस्तान में है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 3 दिन। कितना बनता है ये? 184। ये बंदा रेजिडेंट बन जाएगा। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में अगर होता तो फिर वो पाकिस्तान में फॉल नहीं करता, क्योंकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान एंड जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। तो गिलगित बल्तिस्तान और एजेके में अगर हूँ तो वो पाकिस्तान काउंट नहीं किया जाएगा, वो फॉरेन टेरिटरी है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और अगर आप लोगों में से किसी ने बैंक का ऑडिट किया हो या बैंक की ब्रांचेस वगैरह का ऑडिट किया हो, तो एजेके की ब्रांचेस का अलग ऑडिट होता है और वो यहाँ कंसोलिडेट हो रहा होता है, क्योंकि वो सेपरेट टेरिटरी है। पॉइंट नंबर 3, अ कंपनी having its registered office in America is partly controlled and managed from its branch established in Pakistan. एक कंपनी जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस अमेरिका में, पार्टली कंट्रोल और मैनेज होती है ब्रांच इन पाकिस्तान से। सर कंपनी के केस में कंपनी रेजिडेंट उस वक्त बनती है या तो वो लोकली इनकॉर्पोरेटेड हो, या फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली एट एनी टाइम पाकिस्तान में। तो यहाँ पे पार्टली तो इस वजह से नॉन रेजिडेंट। Point number 4, Anderson LLC was incorporated as a limited liability company in UK. The control and management of the affairs was situated wholly in Pakistan. However,
with effect from 1st November 2007 the entire management of the control was shifted to UK. सर इवन दो कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 1 नवंबर पे शिफ्ट हो गया, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने तो रेजिडेंट 4 महीने तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली पाकिस्तान में ही था, तो इस वजह से ये रेजिडेंट बन जाएगा. पॉइंट नंबर 5, BBL is a non-listed public company incorporated in the Companies Act 2017. All the shareholders of the company are individuals. The control and management of the company during the year was outside Pakistan. जी सर. सर रेजिडेंट होगा सर, लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स तो पाकिस्तान से बाहर है सर, तो क्या हुआ, बनी तो लोकल लॉ के तहत है ना. अगर लोकल लॉ के तहत बन रही है तो फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाली बात रेलेवेंट नहीं, वो रेजिडेंट ही होगा. पॉइंट नंबर 6, in a partnership firm consisting of 3 partners A, B and C. A and B resides in Pakistan while C resides in China. The firm is fully controlled by C, यानी कि A और B sleeping partner और working partner C है. During the tax year 2008, C stayed in Pakistan for 7 months. सर रेजिडेंट होगी क्यों? क्योंकि A और B तो वैसे ही स्लीपिंग पार्टनर है, तो उनको हटा दें. कंट्रोल मैनेजमेंट C रिप्रेजेंट करता है और C पाकिस्तान में शुरू में 7 महीने आ गया. और पॉइंट नंबर 7 में कहता है ABC, a single member company, is incorporated in the Companies Act 2017. It is the sole owner and director Mr. Lee belongs to China. The company is fully controlled by Mr. Lee. During the tax year 2008, Mr. Lee did not even come for a single day in Pakistan. सर ये कंपनी भी रेजिडेंट होगी, रीजन भी कि ऑल्दो डायरेक्टर एक दफा भी पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन ये बनी तो लोकल लॉ के तहत है ना, और लोकल लॉ के तहत बनने की वजह से कंपनी रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी. क्या ये बातें समझ आती है हमें? कॉपी कर लें अपने पास इनके सॉल्यूशन, तो फिर हम ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट देखते हैं.